दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 10 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक नया अभियान शुरू किया है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। कोविड-19 से संक्रमित लोगों को घर पर सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आकांक्षी जिले जिनकी पहचान कुछ समय पहले 115 आकांक्षी जिलों की पहचान आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाने के लिए की थी नीति आयोग ने, ताकि देश का संतुलित क्षेत्रीय विकास किया जा सके। ये 112 या 115 वो जिले हैं जहां पर अभी तक सार्वभौमिक विकास नहीं हो सका है, जो विकास की राह में अति पिछड़े हैं। ऐसे जिले हैं जिनकी पहचान नीति आयोग ने की थी, तो यहाँ पर ये चलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जिला प्रशासन को उन कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल सहायता प्रदान करने में सहायता करना है जो स्पर्शोन्मुख हैं या जिनमें हल्के लक्षण हैं। स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक जिला प्रशासन के साथ मिलकर के ये इस अभियान में हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटीज 2021 रैंकिंग जारी हुई है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इन्होंने विश्व के रहने योग्य शहरों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रहने योग्य है, सबसे अच्छा जो शहर है ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, दूसरे स्थान पे जापान का ओसाका, तीसरे पे एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का, चौथे वेलिंगटन न्यूजीलैंड का और पांचवें पे टोक्यो जापान का। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध के कारण दमिश्क जो है वो जीवन में सबसे कठिन जीने के लिए सबसे कठिन बना हुआ है, अर्थात सबसे निचले पायदान पे दमिश्क है सीरिया का। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो सुशील चंद्र इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2 चुनाव आयुक्तों में से एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को बनाया गया है। तो केंद्र सरकार ने अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। वह लगभग 3 वर्षों तक अपनी सेवाएं देंगे और फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया है। अन्य जो सदस्य हैं वर्तमान में, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ही हैं और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। चुनाव आयोग की बात करें तो संवैधानिक प्राधिकरण है। आपको बताया है मैंने कई बार कि संवैधानिक प्राधिकरण वे प्राधिकरण होते हैं, वे संस्थाएं होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं जिनका कि जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो चुनाव आयोग का जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 324 में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, इसलिए ये संवैधानिक संस्था है। जिस संस्था का जिक्र किसी संविधान के अनुच्छेद में नहीं रहता उसको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। गैर संवैधानिक निकाय भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे निकाय होते हैं गैर संवैधानिक जिनका निर्माण विधि के द्वारा किया जाता है, अर्थात विधानसभा या संसद में बनाए जाते हैं। ऐसी संस्थाएं वैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं या विधिक संस्थाएं कहलाती हैं या सांविधिक संस्थाएं कहलाती हैं। कुछ का संकल्प, सामान्य संकल्प के द्वारा सरकार निर्माण करती है, जैसे कि नीति आयोग हो गया या इसके पहले योजना आयोग थी। इनको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। विशुद्ध गैर संवैधानिक निकाय यही होते हैं। ठीक, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुई थी। यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, लेकिन पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव से इसका कोई सरोकार नहीं है सीधा। दरअसल इनका जो चुनाव है पंचायत और नगर पालिकाओं का राज्य चुनाव आयोग करवाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। विशेषकर मुख्य चुनाव आयुक्त को जो उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जो न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलती है संसद के दोनों सदनों में। लेकिन जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं उनको अगर मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश करे राष्ट्रपति से उनको हटाने की, तो राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन बाकी सारी चीजें समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को मिलने वाले वेतन, भत्ते, सुविधाएं वही चुनाव आयुक्त को भी मिलती हैं। 6 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की उम्र तक ये तीनों ही चुने जाते हैं, जो भी पहले पूरा हो। उनके पास वही दर्जा, वेतन और भत्ते हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि इनकी सारी चीजें समान हैं, केवल एक चीज छोड़कर जो मैंने बताया, हटाने की जो प्रक्रिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना बहुत ही कठिन है, अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना अपेक्षाकृत बहुत ही सरल है।
रोमियो फॉर इंडिया MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जैसा कि देख रहे हैं बड़ा सुंदर सा हेलीकॉप्टर है और वाकई में सुंदर भी है और बहुत ही विशेषताओं वाला भी है। तो भारतीय नौसेना, ध्यान रखिएगा, नौसेना जुलाई 2021 में अमेरिका से 24 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से 3 प्राप्त करेगी। भारत और अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन से 24 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फरवरी 2020 में $2.4 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी खासियत क्या है इस हेलीकॉप्टर की? तो एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर, फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर से संचालित किया जा सकता है इसको। हेल फायर मिसाइलों, सटीक निर्देशित हथियारों, टारपीडो से लैस रहता है ये हेलीकॉप्टर जहाजों, पनडुब्बियों को निशाना बनाने और समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए सी किंग्स की जगह लेगा। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोल के मामले में लियोनेल मेसी को पछाड़ दिया है, ध्यान रखिएगा। अब ये विश्व में वर्तमान में जितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, दूसरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद ये दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं वर्तमान में जितने सक्रिय खिलाड़ी हैं गोल करने के मामले में। 36 वर्षीय भारतीय फुटबॉलर स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सुनील छेत्री अब बार्सिलोना के स्टार मेसी से 2 गोल से आगे हैं। यूएई के अली मबखौत 73 गोल के साथ तीसरे स्थान पे हैं। छेत्री ने 2022 में फीफा विश्व कप जो होगा और 2023 में AFC एशियाई कप जो होने वाला है, संयुक्त प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि अब तक 10वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। हालांकि आज तक सर्वकालिक अगर सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो ईरान के अली देई के नाम सबसे ज्यादा गोल हैं, 109 गोल उन्होंने कर रखे हैं। हालांकि रोनाल्डो भी 103 गोल कर चुके हैं ऑलरेडी वो, और बहुत जल्द वो ईरान के अली देई को पछाड़ करके नंबर 1 सर्वकालिक सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अभी देखा जाए तो सुनील छेत्री जो हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत पीछे हैं गोल के मामले में, लेकिन वर्तमान में सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे स्थान पे हैं, ये बात सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि अब तक के 10वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, अर्थात सर्वकालिक देखा जाए तो। रूस बना रहा है अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक पोत। स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील्थ एक प्रौद्योगिकी से बने, चाहे पोत हो, चाहे विमान हो, या कोई भी सामान हो, कोई वस्तु हो, ये ऐसी प्रौद्योगिकी होती है दोस्तों, ऐसे पेंट होते हैं जिनको अगर पेंट कर दिया जाए जिनसे किसी चीज को, तो उससे रडार या सोनार से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रेज जो रडार से निकलती हैं, सोनार से निकलती हैं, उनको परावर्तित नहीं होने देते हैं, बल्कि अवशोषित कर लेते हैं। मैक्सिमम को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन जो परावर्तित होती भी हैं थोड़ी बहुत, उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिससे इनका पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए अदृश्य शक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। तो रूस बना रहा है अपना पहला स्टील नौसैनिक पोत। रूस अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है जो पूरी तरह से स्टील तकनीक से लैस होगा। स्टील तकनीक से इस पोत का पता लगाना कठिन हो जाएगा। इस पोत को 2022 में नौसेना को दिए जाने की उम्मीद है। यह युद्धपोत क्रूज मिसाइलों, आर्टिलरी और विमान भेदी मिसाइलों से लैस होगा। यह पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में भी सक्षम होगा। स्टील टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने बताया कि इसे कम अवलोकन योग्य तकनीक भी कहा जाता है। स्टील तकनीक का उपयोग करने पर किसी रडार या सोनार द्वारा एयरक्राफ्ट या पोत को ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि इन विमानों या पोत में रडार की किरणों को अवशोषित करने वाले पेंट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विमान या पोत का आकार भी इस प्रकार बनाया जाता है जिससे कि यह रडार या सोनार किरणों को वापस स्रोत को भेजने की बजाय अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। इससे रडार या सोनार को वास्तव में विमान या पोत के आकार का पता नहीं चल पाता है। अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 विश्व के सबसे बेहतरीन स्टील टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले लड़ाकू विमान हैं। भारत भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बहुत जल्द अपना स्वदेशी स्टील्थ पोत और स्टील्थ विमान हमारे पास होंगे। यूनटैब योजना, ये क्या है दोस्तों? तो लद्दाख में चलाई जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनटैब योजना का शुभारंभ किया गया है। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल और लद्दाख का उपराज्यपाल कौन कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वर्तमान में कौन कौन है? इस योजना के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के सरकारी स्कूल के छात्रों को पाठ्य पुस्तकों, वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं के एप्लीकेशन सहित
प्री लोडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन सामग्री के साथ 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। आई फैमिलिया ये क्या है दोस्तों? तो यह लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस बनाया गया है। आई फैमिलिया इसका नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम है और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इंटरपोल के बारे में अगर पूछे तो ये इसको अंतर्राष्ट्रीय, इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी पुलिस क्रिमिनली इसका पूरा नाम है। फ्रांसीसी भाषा में इसको ये बोलते हैं। हालांकि इसको इंटरपोल इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, क्या है प्रचलित नाम? इंटरपोल, आईसीपीओ इंटरपोल इसको लघु नाम के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा ये प्रदान करता है, जो भी इसके सदस्य होते हैं। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो लियोन में है, फ्रांस में। और इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। और सभी 194 देशों में, जो देश है 194, जो भी इसके सदस्य हैं, एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो भी स्थित है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन भी कहा जाता है। डेली करंट क्विज में देख लेते हैं क्या है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्नलिखित में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? अभी हाल ही में विश्व समुद्र दिवस था, उसके अवसर पर। ठीक है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति की एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है, वाटर ब्यूरियल। मार्च 2021 में आपको पता है कि ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मरक्कर को दिया गया था, मलयालम फिल्म है। बेस्ट एक्टर का 2 लोगों को मिला था, मनोज वाजपेयी को असुरन के लिए धनुष को, भोसले फिल्म के लिए मनोज वाजपेयी को मिला था, जो कि हिंदी फिल्म थी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पंगा और मणिकर्णिका, ये 2 मूवीज में काम करने के लिए कंगना रनौत को दिया गया था। तो ये सब आप देख लीजिएगा एक बार। हालांकि मार्च वाले जो पीडीएफ है उसमें संपूर्णता में दिया हुआ है, उसको पीडीएफ आप जरूर देख लीजिएगा। जिनको पीडीएफ नहीं मिली अभी तक की, जनवरी से मई तक का, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ग्रुप का, वहाँ पे जा करके पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और कोई बात हो तो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।